जय हिंद साथियों। आज का जो अपना टॉपिक है ये है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र ने आप राजस्थानी भाषा में पढ़ांगा, सागे सागे हिंदी भाषा में पढ़ांगा और एग्जाम में की हिसाब प्रश्न पूछा जाए बिना आप आज कंप्लीट कर लांगा। वो पूरा वीडियो देख लिया और मैं थाने गारंटी कहूं कि श्वसन तंत्र थाने भविष्य में कठिन कोनी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई 60 गो या 8 गो बन सब ने समझ आवेगी, जो राजस्थान का रहेगा उसको भी। ठीक है, तो करते हैं अपने शुरुआत। देखिए भी एक बात ध्यान रखना, जिसके पीछे तंत्र जुड़ जाए ना तो दिमाग में एक ही बात बिठा लेना कि अब एक अंग को नहीं पढ़ना है, बहुत सारे अंगों को साथ में पढ़ना है। बात समझ में आई? बिल्कुल भी। तो इसकी पहले परिभाषा बताता हूं, फिर आपको क्लियर कर दूंगा राजस्थानी के अंदर। देखो भी, श्वसन तंत्र तो बॉडी के वे पार्ट जो हमें श्वास लेने में मदद करते हैं, उन सभी अंगों को श्वसन तंत्र कहा जाता है। और अपने राजस्थानी भाषा में बात करा तो बॉडी का वे अंग जो को श्वास लेने में अपनी मदद करे, सारा अंगा ने एक जगह मिला दिया जावा तो उनको क्या कहा जाता है भी? श्वसन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो करते हैं अपने अब प्रॉपर शुरुआत। देखो भी, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र जो एक ये क्रिया है, एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण मतलब इनके अंदर ऑक्सीजन को आनो जानो रही वास्तव ऑक्सीकरण क्रिया है। इस ऑक्सीकरण क्रिया से होता क्या है, तो इससे अपने बॉडी ने के मिले गर्मी मिले, गर्मी नहीं के बोले उष्मा। अपने इससे अपने को क्या मिलती है? गर्मी मिलती है, जिससे अपना शरीर गर्म रहता है और साथ साथ में ऊर्जा मिलती है। इस गर्मी मिलती है तभी तो ये देखो श्वास लेते हैं और श्वास किसमें चला जाता है? ब्लड में, और ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। तो ब्लड दौड़ेगा तो अपने शरीर में क्या बनेगी? उष्मा बनेगी। और साथ में इस ऑक्सीजन से क्या बनता है? ऑक्सीजन से ग्लूकोज बनती है। आगे जाके बताऊंगा अभी किस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रियम ग्लूकोज बनती है। तो ध्यान रखना भी, ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन से क्या होता है, तो एक तो उष्मा और एक ऊर्जा। जब तक आदमी मरे नहीं तो बांगो शरीर ठंडो पड़ जाए। ठंडो पड़ने को कारण क्या हुए कि उनके अंदर ऑक्सीजन आना जाना बंद हो जाता है। ठीक है, इसके कारण उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है। अब देखो अपने बात करते हैं कि जो ये ऑक्सीकरण एक अपचाई क्रिया है। कैसी क्रिया? अपचाई। अपचाई क्या होता है? किसी चीज को तोड़ देना। किसी चीज को कैसे तोड़ा जाएगा? जैसे देखो मैंने श्वास लिया तो ये श्वास अंदर जाके टूट जाता है, उसी टूटने की क्रिया को ही अपचाई क्रिया कहा जाता है और इसको बायोलॉजी की भाषा में कैटाबोलिक कहा जाता है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि श्वसन अंग, श्वसन अंग मतलब बॉडी का किसा किसा अंग जो अपने श्वास लेने में मदद करे और किसा किसा जीव की श्वास ले आवे। ठीक है, तो बात करते हैं स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव ये श्वास किससे लेते हैं? फेफड़े से श्वास लेते हैं। स्तनधारी के अंदर कौन से जीव आते हैं? जैसे मानव है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, ये सब किसमें आते हैं? स्तनधारी। अब स्तनधारी की परिभाषा क्या है? सिंपल भाषा में समझो, आसान तरीके, वे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन सभी जानवरों को स्तनधारी जीव कहा जाता है। ठीक है, जिनके स्तन होते हैं उन्हीं को ही स्तनधारी कहा जाता है। एक बार किसी बच्ची ने पूछा था कि सर स्तनधारी में मानव के अंदर मेल आता है या फीमेल आता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था उस बच्ची ने। तो याद रखना प्यारे बच्चों, कि श्वसन जो है ना स्तनधारी, इसके अंदर मेल भी आवे और फीमेल, यानी आदमी और लुगाई दोनों ही आवे। क्यों दोनों आवे? तो समझो, जो महिलाएं होती है ना उनके अंदर एक स्तन ग्रंथि पाई जाती है। उस स्तन ग्रंथि के कारण जो महिलाएं होती है उनके स्तन उभार, यानी उनके स्तन क्या है, उनके स्तनों का विकास होने लग जाता है। लेकिन जो पुरुष होते हैं ना इनके अंदर स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती, जिनके कारण इनका स्तनों का विकास नहीं हो पाता है ना। जरूरत भी नहीं है, पुरुष के स्तनों की क्या जरूरत है? महिला के स्तन की जरूरत रहती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको दूध वगैरह पिलाती है महिला। इसीलिए भगवान ने कोई भी चीज बनाई तो सोच समझ के बनाई है भी। बात समझ में आई? तो याद रखना, स्तनधारी जितने भी दूध पिलाने वाले गाय, भैंस, बकरी, भालू, सब ये जितने भी जीव है ये श्वास किससे लेते हैं? फेफड़े से श्वास लेते हैं भी। ठीक है, लेकिन बात करें कि कीड़े मकोड़े किसकी बात करें? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े किससे श्वास लेते हैं? तो जितने भी कीड़े, रेंगने वाले कीड़े हैं ना, ये किससे श्वास लेते हैं? तो ये श्वास नली से ही श्वास ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कीड़े मकोड़े में, जैसे ये कॉकरोच है। ठीक है, ये कॉकरोच श्वास किससे लेता है? तो ये कॉकरोच जो श्वास है ये ट्रेकिया से ही, श्वास नली से ही श्वास ले लेता है। और श्वास नली का टेक्निकल नेम ट्रेकिया कहा जाता है। आप इस कॉकरोच का यहाँ से मुंह काट देना भी, मुंह काटने के बाद में ये मरेगा नहीं, क्योंकि कॉकरोच श्वास सिर्फ यहीं से ही ले लेता है, यहीं से। तो आप यहां से इसकी गर्दन काट दोगे ना, जैसे कॉकरोच है उसकी गर्दन काट दी, इस प्रकार से बैठा रहेगा, आपने गर्दन काट दी, इसे बैठा रहेगा। अब जैसे आप चले गए ये वहां से चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा और आपको कहेगा मेरा मुंह काट दिया, खुद का मुंह तो देखा नहीं है, मेरा मुंह और काट दिया ना। अब आप कहोगे सर मुंह काटने के बाद में ये कैसे चलेगा, मर नहीं जाएगा? अरे मरेगा नहीं, क्योंकि आपने इसकी गर्दन काटी है, श्वास नली थोड़ी काटी है। व्यक्ति मरता कब है? जीव जंतु मरते कब है? जो जब उसकी श्वास नली काट दी जाती है। तो अभी तो आपने इसकी गर्दन काटी है, श्वास नली तो काटी नहीं है।
तो ये क्या है वहां से चला जाएगा और लगभग 11 से 12 दिन तक ये जिंदा रह सकता है कॉकरोच। अब मरेगा कैसे? तो ये श्वास से तो मरेगा नहीं, क्योंकि श्वास तो ले रहा है, ये पहले से ही ले रहा था, अब भी ले रहा है श्वास, तो ये भूख से मरेगा। जब इसे भूख लगेगी तब ये क्या करेगा, तब ये भूख से तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देगा। तो सिंपल पर्सन ध्यान रखो भी, पर्सन कहेगा कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो श्वास किससे लेते हैं, तो श्वास नली से ही श्वास लेते हैं, और श्वास नली को टेक्निकल भाषा में ट्रेकिया कहा जाता है, वो आगे अपने समझेंगे भी, ठीक है। अब मैं बात करूं जलीय जीव। जलीय जीव क्या होते हैं? जो जल के अंदर रहते हैं उन्हें जलीय जीव कहा जाता है। तो ये जलीय जीव किससे श्वास लेते हैं? तो जलीय जीव गिल्स या फिर कलोम से श्वास लेते हैं। कलोम कलोम को उर्दू भाषा में गलफड़ कहते हैं, यानी गल को फटे होते हैं भी। जलीय जीवों के जो गाल होते हैं ये फटे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? गलफड़। उर्दू में गलफड़ कहा जाता है। जैसे बात करें मछली की, ठीक है, सभी जीव किससे श्वास लेते हैं? जो जल के अंदर रहते हैं वो गलफड़ से श्वास लेते हैं। लेकिन आपको एक मछली बता देता हूं, क्योंकि जल का सबसे बेस्ट उदाहरण, जलीय जीवों का सबसे बेस्ट उदाहरण मछली है, इससे अच्छा शायद ही कोई उदाहरण होगा भी, ठीक है। तो मछली वगैरह ये श्वास किससे लेते हैं? ये गिल्स या कलोम से ही क्या ले लेते हैं भी? श्वास ले लेते हैं। प्रत्येक जीव को O2 की आवश्यकता रहती है और प्रत्येक जीव क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं। अब मिट्टी में भी ऑक्सीजन है, जमीन में भी ऑक्सीजन है, इन पूरे इन्वायरमेंट में क्या रहती है? ऑक्सीजन। पानी में भी ऑक्सीजन होती है। तो इनको ये, अब आप बताओ भी, ये क्या बाहर से ऑक्सीजन लेंगे? ये बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेंगे भी। क्या जमीन पर आके ऑक्सीजन लेंगे? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर ये पानी से बाहर आते हैं तो पानी के ऊपर पक्षी मंडराते रहते हैं और इनको उधेड़ के यहीं से पानी से उधेड़ के ले जाते हैं। बात समझ में? अगर ये जमीन पे आएंगे तो जमीन पे और बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वो खा जाएंगे इनको। इसलिए भगवान ने इनकी व्यवस्था, इनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था पानी के अंदर ही कर दी। कैसे कर दी? कि जब ये जल पिएंगे, क्या पिएंगे? जल पिएंगे, तो इस जल के अंदर ऑक्सीजन रहेगा। अब आप कहोगे सर जल पीता रहेगा तो पटाखा मार जाएगा। अरे पटाखा नहीं मारता भाई, बात समझो। कौन ही पटाखों मारे? क्योंकि समझो यहाँ पे इनके क्या लगी हुई? मशीन लगी हुई। इस मशीन को गिल्स कहा जाता है। बात समझ आई? अब जे पानी पिएगा तो पानी तो बाहर फेंक लो। इनके अंदर सिस्टम ही सो लाग रहे कि पानी ने बाहर फेंक देगो भी। पानी के सागे सागे के फेंक देगो बाहर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपने शरीर के लिए जरूरी नहीं है। बात समझ आई? उसको तो बाहर फेंक देता है और जल से क्या ले लेता है? ऑक्सीजन। तो ये पानी पीती रहती है ऐसे, और यहां से अपने फटाफट यहां से पानी बाहर फेंकती रहती है। बात समझ आई? तो आपसे प्रश्न कहेगा जलीय जीव किससे श्वास लेते हैं? तो गिल्स से। गिल्स का भी नाम मिले तो कलोम दे देगा, कलोम ना देगा तो गलफड़। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल भी सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ रही है। समझ आ रही है तो आगे बढ़े। लेकिन इस धरती पर कुछ जीव ऐसे हैं जो एक ही जीव 3 प्रकार से श्वास ले लेता है। 3 प्रकार से कैसे श्वास ले लेता है? तो जमीन में भी श्वास ले लेता है, और जमीन के ऊपर भी श्वास ले लेता है, और पानी में भी श्वास ले लेता है। तो जमीन में श्वास किससे लेगा? तो जमीन के अंदर श्वास त्वचा से लेगा, जमीन के ऊपर फेफड़े से लेगा, और पानी के अंदर श्वास किससे लेगा? तो कलोम से श्वास ले लेगा। तो वो जीव कौन सा है? तो मेंढक। ये मेंढक 3 प्रकार से श्वास ले लेता है। जैसे देखो, जो मेंढक होता है ना, मेंढक ये क्या है? जमीन में रहेगा ना, जब जमीन में, तो किससे श्वास लेगा? त्वचा से श्वास लेगा। ये वाला मेंढक है जब जमीन के अंदर रहेगा तो किससे श्वास ले लेगा? त्वचा से। क्योंकि जब जमीन से मेंढक बाहर निकलता, कभी भी कोई जीव जमीन मतलब बिल के अंदर चला जाता है तो उसके ऊपर से बिल पट लेना आप। तो वो देखना इस प्रकार से ना, इस हिसाब से इकट्ठे होंगे फिर फैलेंगे, इकट्ठे होंगे फिर फैलेंगे। वो क्यों फैलते हैं? ताकि उस मिट्टी से क्या ले लें भी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हर जगह रहती है भी, इसलिए मिट्टी से क्या ले लेते हैं भी? वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ये मेंढक जब जमीन में रहेगा तो श्वास किससे लेगा भी? त्वचा से श्वास लेगा। लेकिन बात करें कि जब ये टेडपोल अवस्था, टेडपोल क्या होती है? जब मेंढक छोटा रहता है, ये वाली कौन सी अवस्था है भी? टेडपोल। ये टेडपोल अवस्था में जब ये वाला टेडपोल है, जब भी टेडपोल अवस्था में रहता है तो मेंढक किससे श्वास लेता है? तो गलफड़े से श्वास लेता है। मेंढक जब छोटा रहता है तो मछली की तरह होता है। एक बार हम पकड़ के लेके आए थे भी, मैं और मेरे चाचे का लड़का था, हमारे डिग्गी थी भी, वहां से हम पकड़ के लेके आए मछली। हम मछली पकड़ के लाए, उसको हमने डिग्गी में घेर दिया। हमारी जो पानी की डिग्गी है, टांग एक नहीं पानी आ टांग पिंग अंदर ले आगे घेर दी। मेरे को मोटो हुआ को फिर हाँ समझो भी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक शौक होता है, टाबरंग के शौक हुआ, एक तो शौक मछली हुएगी, मछली और मछलियां, बढ़िया मछलियां होगी, ठीक है। तो मछली पकड़ के लाया, डिग्गी में घेर दी। अब मेरे 2 मिनट देखे नहीं तो वो मछली के बन गए, मेंढक बन गए। मैं हैं पकड़ के तो मैं मछली लिया, बाद में मानिया लागू भी मेंढक मछली ने खा गयो।
मेंढक की ने खा गयो भी मछली ने। बाद में धीरे धीरे जब मैं बायोलॉजी पढ़ी ना जब तुम्हारे समझ आया, ओ मैं तो बहुत तकड़ी मिस्टेक कर दी। तो ध्यान रखना, जब मेंढक छोटा रहेगा ना तो मछली के जैसा रहेगा और मछली की तरह ही व्यवहार करेगा। श्वास भी किससे लेगा? गिल्स वगैरह से ही श्वास ले लेता है। बात समझ में आई? तो बिल्कुल। तो ये पानी में रहेगा तो गिल्स से श्वास लेगा, अगर ये जमीन में रहेगा तो त्वचा से लेगा। और ये जमीन के जब ऊपर एकदम अडल्ट जमीन के ऊपर रहोगे नहीं, जहां पर रात ने लाइट वगैरह जगावानी, अब तो कौन नहीं भाई, खैर पुराने टाइम में जब कच्चा घर होया करता तो बीटे में जब लट्टू जगाया करता तो लट्टू के नीचे जीव छोटा छोटा जीव बहुत आ जाया करता। तो भी जीव ने मच्छर जब मेंढक वगैरह खाना आया करता नहीं, तो वो मेंढक की कौन सी अवस्था थी? तो वो मेंढक जमीन के ऊपर अडल्ट होता है, एकदम जवान मेंढक था। उस समय वो श्वास किससे लेता था? तो फेफड़े से। तो जमीन पर रहेगा तो फेफड़े से श्वास लेगा, पानी के अंदर रहेगा, पानी में रहेगा यानी छोटा तो टेडपोल यानी मेंढक का छोटा बच्चा टेडपोल का है। जब वो किससे श्वास लेता है? गलफड़े से श्वास लेता है। जमीन में रहेगा तो त्वचा से श्वास लेता है। ठीक है, समझ गए होंगे भी आप। बहुत सारे उदाहरण भी दे दिए। अब अपने को तो क्या देखना है भाई? मानव का फेफड़ा यानी मानव श्वसन तंत्र, यानी मानव किससे श्वास लेता है, अपने उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं भी। ठीक है, तो करते हैं अपने शुरुआत भी। यहां तक समझ गए। अब अपने समझते हैं, मानव का फेफड़ा देखना है बस, उसके बारे में। अब एक चीज देखते हैं कि श्वास क्या है। यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्वास किसे कहा जाता है। ठीक है, तो श्वास क्या होता है? श्वास का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इन्हें क्या कहा जाए? श्वास। थप्पड़ो ही नाम रख दियो क्या? श्वास। अरे कुछ भी नहीं है। एक बार सीधा प्रश्न पूछा था, श्वास किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा उस एग्जामिनर ने कैसे फंसाया था। काम चल रहा है अभी कोचिंग का, तो बाहर फड़फड़ा हो रही है अभी, आप उस पर ध्यान मत देना। तो कटको गुरुजी बाहर गोलियां चलन लग रही और थे वीडियो शूट करो, तो गोलियां कौन चले अभी? बाहर कोचिंग का काम चल रहा है अभी, थोड़ी धड़धड़ चल रही है। ठीक है, तो अपना ध्यान पढ़ाई पे रखना भी। ठीक है, तो श्वास क्या होता है? सिंपल तरीके से श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसे क्या कहा जाता है? श्वास कहा जाता है। ये तो देसी भाषा है, लेकिन एग्जामिनर आपको हिंदी भाषा में पूछेगा और यही फंसा देगा भी। कैसे? देखो, श्वास को अंदर लेना, क्या चीज भी? श्वास को अंदर लेना निःश्वासन, और श्वास को बाहर छोड़ना निःश्वासन। पीछे क्या लगा? नी के पीछे दो बिंदु ही लगाना है भी। निःश्वासन, श्वास का अंदर लेना निःश्वासन, श्वास का बाहर फेंकना निःश्वासन। किसी को कोई दिक्कत? बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, निःश्वासन और निःश्वासन। अब देखो भी, अपने श्वास लेते हैं तो श्वास में कितना, मतलब क्या क्या चीज लेते हैं भी अपने श्वास के। जैसे मैंने देखो, तो श्वास ले, इसमें ऑक्सीजन कितना लेंगे, नाइट्रोजन कितना लेंगे और CO2 कितना लेंगे और छोड़ेंगे कितना, इसके बारे में भी तो एक रेशियो होना चाहिए। बिल्कुल सर होना चाहिए। तो समझो, जब हम श्वास को अंदर खींचते हैं क्या लेते हैं? जैसे देखो, अब मैंने श्वास लिया तो इस श्वास में कौन कौन सा गैस अंदर गई है? अरे वही गैस अंदर जाएगी सर जो इस एनवायरनमेंट के अंदर उपस्थित है, और जितनी उपस्थित है उतनी ही तो अंदर जाएगी। बिल्कुल उतनी अंदर जाएगी। जैसे देखो भी, इस एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट है भी? तो 78% है। तो जैसे मैं श्वास लूंगा तो नाइट्रोजन कितने परसेंट जाएगी? तो 78% नाइट्रोजन जाएगी। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। और CO2 कितने परसेंट है? तो 3.03। कई बार 4 लिखा हुआ होता है तो घबराना मत भाई। ठीक है, एक ही बात, कई बार यहाँ 4 आ जाता है भी। ठीक है, हाँ, तो समझो। जैसे देखो, मैंने अब क्या लिया भी? निःश्वासन। क्या निःश्वासन नहीं किया मैंने? निःश्वासन किया तो इसके अंदर नाइट्रोजन 78%, या मैंने हिंदी में लिख दिया भी। और O2 कितना परसेंट? 21%। और CO2 कितना परसेंट? तो 0.03% मेरे अंदर चल गई। बात समझ आई? यहां से तो कोई प्रश्न बनने वाला नहीं। निःश्वासन में यानी इसको बाहर फेंकने में मैं कितना परसेंट, जितनी गैस मैंने ली है। एक बात यह ध्यान रखना भी, जितनी श्वास अपने लेते हैं, जितनी वायु अपने अंदर जाती है, उतनी वायु को अपने बाहर फेंकते हैं। एक बात ये ध्यान रखना। तो अब इसका रेशियो तो बरोबर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर करना पड़ेगा। तो शरीर में क्या चीज अपने खपत हो जाती है इन चारों में से? बात समझ आई? तो देखो कैसे, मैंने देखो श्वास में मेरे अंदर क्या चला गया? 78% नाइट्रोजन, साथ में 21% ऑक्सीजन और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2
CO2 चला गया। अब मैं निःशोषण में यानी गैस जब छोड़ूंगा तो क्या क्या छोड़ूंगा, तो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये सिर्फ ऑक्सीजन को हल्का करने में मदद करती है और इसका कोई काम नहीं होता हमारे शरीर में, ये फेफड़े में घूम के वापस आ जाता है, ज्यादा आगे नहीं जाता है नाइट्रोजन, ना ही हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना लिया, 78% लिया, तो नाइट्रोजन को कहेगा ले भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू वापस चल। तो देखो इस प्रकार से नाइट्रोजन कितने परसेंट बाहर आ गया वापस, 78% नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन लिया कितना परसेंट था, 21%, लेकिन ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर कितना परसेंट अब वापस छोड़ते वक्त अब ऑक्सीजन कितना छोड़ेंगे, तो 17% छोड़ेंगे। याद रखना, ऑक्सीजन लिया तो निःशोषण तो 21 का हुआ, लेकिन छोड़ा कितने का था, 17%। ऑक्सीजन लिया 21%, छोड़ा 17%, यानी कितने परसेंट की हेरफेर हुई, 4% की हेरफेर। बात समझ में आई। यहाँ पे अपने CO2 लिया कितना था, तो 0.03, लेकिन छोड़ेंगे कितना, तो 4.6। आप 4 याद रखना भी यहाँ पे, ठीक है, 4.6 होता है वैसे, लेकिन आप 4%। बात समझ में आई। तो एक बार फिर से समझो भी, देखो अब देखो, अब ये क्या किया मैंने, निःशोषण किया, तो निःशोषण में मेरे शरीर के अंदर क्या गई है, तो 78% ऑक्सीजन गई, 78% नाइट्रोजन, उसके साथ साथ 21% O2 और साथ साथ में CO2 0.03। अब मैंने क्या कर दिया, निःशोषण यानी बाहर फेंक दी, तो बाहर फेंका जब इस श्वास को, तो मेरे साथ साथ 78% जो नाइट्रोजन लिया वो 78% नाइट्रोजन आ गया, और ऑक्सीजन जो मैंने 21% लिया वो अब बाहर 17%, तो वो 4% मेरे शरीर में कहीं ना कहीं उसकी क्या होगी भी, खपत होगी। वो खपत कैसे हुई, कहां हुई, उसको आगे समझेंगे। और मैंने जो CO2 ये मैंने 0.03 लिया था, और मैंने छोड़ा कितना, 4%। ये 4.6 का रेशियो रहता है, तो 4% आप याद रखना, ठीक है। कई बार यहाँ 0.04 होता है, तो ये आप समझ गए भी, ठीक है। ये हिंदी में नाम लिख दिया, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अभी श्वसन मार्ग, क्योंकि मानव का श्वसन तंत्र पढ़ना है तो अपने मानव का श्वसन मार्ग देखते हैं। बाकी अपने पशुओं का तो देखा नहीं है अभी, पशु जब अपने पढ़ाएंगे उसमें पशुओं का देख लेंगे, ठीक है। तो देखो श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहा जाता है, यानी वायु जिस मार्ग से जाती है उसे श्वसन मार्ग कहा जाता है, ठीक है। तो करते हैं अपने शुरुआत। देखो भी, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास में हमारी सबसे ज्यादा जो मदद करता है वो ये नाक। ये नाक श्वास नहीं लेता है, नाक ये क्या है भाई, श्वास का श्वसन का मार्ग है, श्वास फेफड़ा खींचता है। बात समझ आई। तो सबसे पहले अपने श्वास श्वसन मार्ग, सबसे पहले श्वसन मार्ग कौन सा है भी, ये नाक। कौन है भी, नाक। तो नाक के अंदर आप देखोगे तो इस प्रकार के 2 छिद्र है, इसे बोलते हैं नासा छिद्र। इस नासा छिद्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं छोटे छोटे। वो बाल क्या है भी, किसको रोक लेते हैं, तो बड़े बड़े जो धूलकण होते हैं उसे वो बाल रोक लेते हैं। बात समझ में आई। लेकिन नासा छिद्र के जस्ट बैक साइड में क्या है भी, नासा कपाट। ये जो 2 हड्डियों का इस प्रकार से, ये 2 हड्डियां आकर जुड़ी है ना, इसी 2 हड्डियों को क्या कहा जाता है, नासा कपाट। इसी नासा कपाट के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है भी, ठीक है। इस हड्डी पे हमेशा ही एक चिपचिपा, आप उंगली घाल के रही, घुमा के रही, देखोगा नहीं तो ये नाक में उंगली घाल के रही ये करोगा तो चिपचिपो पदार्थ मिलेगा। ये चिपचिपा पदार्थ को क्या कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है। और वो म्यूकस के एक रज को अदरवाइज धूलकण उड़े नहीं, एकदम बारीक धूलकण। मोटा ने तो बाल रोक ले नासा छिद्र के अंदर, लेकिन छोटा हुआ नहीं, बने कुण चिपका ले भी, उसको ये म्यूकस के चिपका के और नासा कपाट के ऊपर रोक ले भी, ठीक है। फिर आप शनिवार बुधवार ने के करा नाक में उंगली मार के घुमा के या खखोर के कहीं दड़ी बना के उड़ा दे, कई जो पचा दे, कई क्या कर लेते हैं भी, पचा देते हैं भी, ठीक है। बात समझे, किसी को कोई दिक्कत, एकदम समझ आ रहा है ना, बिल्कुल भी। तो नासा, देखो श्वसन मार्ग में सबसे पहले नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, उसके बाद में ये देखो ये श्वास कहाँ जाता है, तो ये श्वास एकदम बैक साइड में, जहां से अपना भोजन जाता है ना, मुंह खोलोगे ना, ये जो बैक साइड में इसे गर्सनी कहा जाता है। यही ये गर्सनी है ना, ये पीछे वाला ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, गर्सनी। ये वाला गर्सनी, इसे क्या बोलते हैं, फेरिंग। क्या बोलते हैं भी,
फेरिंग कहा जाता है, गर्सनी। ये गर्सनी क्या काम करती है? तो गर्सनी दो काम करती है। ये हमारे को भोजन, यहीं से ही तो भोजन जाता है, और इसी रास्ते क्या जाती है भी? वायु यानी ऑक्सीजन जाती है। बात समझे? तो देखो सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग। फेरिंग को हिंदी में गर्सनी कहा जाता है। इसी गर्सनी के बाद में श्वास कहाँ चला जाता है? श्वास नली में। किसमें चला जाता है? श्वास नली में नहीं, इसी के बाद में ये जो श्वास है ना, ये किसमें जाता है? इसमें फेरिंग लेरिंग यानी स्वर यंत्र, और जो घंटों यानी कंठ, जिसको क्या बोलते हैं भी? कंठ। इस कंठ को क्या बोला जाता है हिंदी में? स्वर यंत्र। अब स्वर यंत्र क्यों कहा जाता है? स्वर यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी आवाज को निर्धारण करना है, किसकी आवाज किस प्रकार की है उसका निर्धारण कौन करता है? ये स्वर यंत्र करता है। जैसे महिलाओं की आवाज पतली होती थी, ये फेरिंग क्या होता है भाई? ये जो कंठ होता है ये थोड़ा पतला होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज खाना खाया एकदम पतली आवाज की होती है। बात समझे? और पुरुषों के अंदर ये फैला हुआ था, इसलिए पुरुषों की आवाज एकदम भारी होती है। और इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आवाज बनाता है। आवाज कहां से आती है? तो इसी से आती है। जैसे देखो आप कहीं पे भी मारो तो मेरी आवाज चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे मारूंगा मेरी आवाज चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना भी, स्वर यंत्र यानी लेरिंग। बात समझे? अंग्रेजी इसका टेक्निकल नेम क्या है भी? लेरिंग। किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लेरिंग। फेरिंग यानी ग्रसनी और लेरिंग यानी कंठ। किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद में श्वास सीधा कहां चला जाएगा? तो इसके अंदर आ जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? ट्रेकिया, या फिर हिंदी में से बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं भी? श्वास नली। बात समझ आई? तो सबसे पहले नासा, ये मार्ग ही पूछा जाता है श्वसन तंत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन मार्ग नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अभी पशु परीक्षण में पूछा था अभी, ठीक है? तो आप ये मार्ग रट लेना भी, ये 10 स्टेप है, ये 10 के 10 स्टेप रट लेना। आपको श्वसन तंत्र पढ़ने की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लेरिंग, उसके बाद में श्वास नली। श्वास कहां जाएगा भाई? श्वास नली। श्वास नली का टेक्निकल नेम है ट्रेकिया। ये जो इसी को क्या कहा जाता है? श्वास नली भी, ठीक है? इसी का टेक्निकल नेम क्या है भी? इसका टेक्निकल नेम है ट्रेकिया। और जो जीव छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो इसी से क्या ले लेते हैं भी? श्वास ले लेते हैं। उसके बाद में जो श्वास है वो आगे आ जाता है और यहाँ पहुंच जाता है। आगे आने के बाद में ये श्वास नली 2 भागों में बंट जाती है। इस प्रकार से कितने भागों में बंट की? 2 भागों में। इस 2 भागों को क्या कहता है? तो ब्रोकियो। क्या बोलते हैं भी? ब्रोकाई, सॉरी ब्रोकियो नहीं, ब्रोकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? ब्रोकाई। तो देखो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लेरिंग, ट्रेकिया, ब्रोकाई, जैसे 2 भागों में, ये देखो ये 2 भागों में बंटा तो क्या कहलाया अभी? ब्रोकाई। ब्रोकाई आगे जाकर और ज्यादा भागों में बंट गया। ये देखो ये इस प्रकार से बहुत सारे भागों में बंट गया। इसे क्या बोलते हैं? ब्रोकियोलेस। क्या बोलते हैं भी? ब्रोकियोलेस। ये देखो इतने भागों में बंट गया, ये क्या हो गया? ब्रोकियोलेस। इसी ब्रोकियोलेस के आगे इस प्रकार की कुपियां लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कुपियां लगी हुई है। इसी कुपियों को कहा जाता है वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ, या अंग्रेजी में इन्हें एलोवेली कहा जाता है, या वायु कोष्ठ। किसी को कोई दिक्कत? तो एक बार मेरे साथ सभी इस पूरे श्वसन मार्ग को बोलिए। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लेरिंग, फेरिंग, लेरिंग और ट्रेकिया, ब्रोकाई, ब्रोकियोलेस, एलोवेली। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लेरिंग, ट्रेकिया, ब्रोकाई, ब्रोकियोलेस, एलोवेली। किसी को कोई दिक्कत? समझ आ रही है? बिल्कुल भी समझ आ रही है, ठीक है? और ध्यान रखना भी, ये जो श्वास नली है ना, इस श्वास नली को ना एक लचीली हड्डी होती है, लचीली हड्डी को कार्टिलेज कहा जाता है, जिसे हिंदी में उपास्थि कहा जाता है। ये क्या करती है? श्वास, जो श्वास नली है ना, इसको पकड़ के रखती है। इस प्रकार से सीख समान इसकी आकृति होती है। आप कभी श्वास नली निकाल के देखोगे ना अपने, इस प्रकार से, ओहो मेरे वाली पे है कि नहीं है, तो इस पे कार्टिलेज का क्या होगा भी? एक सी टाइप हड्डी रहेगी जो श्वास नली को फुला के रखती है भी। अगर ये कार्टिलेज नहीं होती तो श्वास नली चिपक जाती। चिपकने के बाद में अपन यहाँ श्वास लेना औखो हो जाता नहीं, वास्ते इन्हें खुली भी तो रखनी जरूरी है, ताकि रात में सो जाए तो श्वास आसान तरीके वास के बिल्कुल से। तो इस हड्डी को क्या कहा जाता है? हाइलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? हाइलिन। इसी जो ये फेफड़े है ना, फेफड़े मानव के जो ये लंग्स होते हैं, फेफड़े, ये दो होते हैं, ठीक है? इसी फेफड़े के ऊपर इस प्रकार से दोहरी झिल्ली होती है। इस दोहरी झिल्ली को प्लूरा कहा जाता है, प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है भी? प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली कहा जाता है। ये दोहरी झिल्ली होती है फेफड़े पे, जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन।
ये दोहरी झिल्ली होती है। ये प्रश्न पूछा था शायद तक रेलवे में पूछा था कि लंग्स के ऊपर जो दोहरी झिल्ली पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, तो प्लूरा मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब ये एलोवेली में जाने के बाद में ये जो एलोवेली में आ गई, वायु कुपियों में आ गई, यहाँ के बाद में इस ऑक्सीजन को, यहां से ऑक्सीजन कौन उठाएगा, तो ब्लड उठाएगा, और ब्लड क्या करेगा, अभी पूरे बॉडी के अंदर लेके जाएगा और किसको दे देगा, कोशिकाओं को दे देगा। और कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या करती है, अभी ऑक्सीजन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह का निर्माण करती है, जिससे हमारी बॉडी को पावर मिलती है। ठीक है, ये एलोवेली क्या है इसको अपने लास्ट में समझेंगे। अब अपने एक चीज और समझते हैं भी, ठीक है भी, वायु, अब अपने एक चीज और समझते हैं भी, ठीक है। देखिए भी, श्वसन के अंदर जो सबसे ज्यादा मदद करता है ना, वो डायफ्राम करता है। कौन करता है भी, डायफ्राम। फेफड़े दो होते हैं भी, आपको बता ही दिया भी, एक लेफ्ट एक राइट, वो आप सभी को पता है भी, ठीक है। अब देखो निहि श्वसन में, यानी निहि श्वसन क्या होता है, श्वास को बाहर फेंकने में जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो कौन करता है भी, डायफ्राम करता है। ये जो फेफड़ा होता है ना, इसके नीचे इस प्रकार से एक मांस का एक लोथा लगा होता है, ये देख लो लोथा, इसी को क्या कहा जाता है, तो डायफ्राम कहा जाता है। ये एक संयोजी उत्तक का होता है। फेफड़े की औकात क्या है, फेफड़ा श्वास को खींच सकता है। जैसे देखो अब ये श्वास खींच लिया, ये किसकी औकात थी, फेफड़े की, लेकिन फेफड़े की औकात नहीं है कि इसको बाहर फेंक दे। क्या कर दे भी, बाहर फेंक दे। तो ये फेफड़ा किसको कहेगा, डायफ्राम को। भाई सुनना, मेरे को बाहर फेंकना, फेफड़ो को, फिर फेफड़ा क्या करो, फेफड़े, फिर अपन इस हिसाब से बात समझ आई। तो आप श्वास लेंगे तो अपने पेट फुली जाए या कभी, ये किसके कारण होता है, इसी डायफ्राम के कारण होता है। बात समझ आई। तो देखो श्वास ले लियो, अब फेफड़ा किसको बोलेगा, डायफ्राम को, डायफ्राम मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर फेंक। डायफ्राम की, मैं तो कौन, मैं आज तेरे साथ कौन बोलूं, तू, मैं तेरे नाराज हूं। अब श्वास क्या निकालो, मुंह पकड़ के निकालो भैया, हाथ गाल का लह लह, ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ आई, क्योंकि नी श्वसन में जो हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है वो कौन करता है, डायफ्राम। बात समझ में आई। अब कई बार क्या नहीं, अंदरूनी चोट लगे, कई बार कोई बंदो गिर जाए बिल्डिंग, ना भी वो हाथ टूटे, ना कोई सिर फूटे, बिंग पड़ते ही मर जाए, तो वो मरे क्यों है, अरे उसके अंदर में चोट लग जाती है। कहां पे, डायफ्राम पर। और डायफ्राम एक टूट गयो तो श्वास तो ले लियो, अब बार करके मर जाए। बात समझ आई। अंदरूनी चोट किसे कहा जाता है, और अंदरूनी चोट पीने वाले डायफ्राम पर चोट लग जाए, अंदरूनी चोट के, अंदरूनी चोट आदमी की मौत हो जाए। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अभी कई बार अपने यहाँ करके, यहाँ पिछली साइड मुक्को मार देना, अपने यहाँ श्वास सोखा हो, तो वो श्वास वो मुक्का किस पे लग जाता है, इसी डायफ्राम पे लग जाता है। अब आप कहोगे सर ये डायफ्राम यहाँ रहता है एकदम, यहाँ मतलब पेट के ऊपर रहता है, लेकिन जो गर्भवती महिला हुआ है तो बे श्वास किया ले, बंग तो हटकर लड़को आ जाए पेट के ऊपर। जो गर्भवती महिला होती है, समझो ये जो गर्भवती महिला है तो अश्वास किया ले, क्योंकि आंगो डायफ्राम तो काम करे को नहीं। डायफ्राम तो देखो, डायफ्राम तो नीचे रहोगे एकदम रिब्स के नीचे, और हटकर तो एकदम के रहोगे भी, इस हिसाब लड़को रहोगे भी, ठीक है। अब डायफ्राम के काम करेगा, तो डायफ्राम प्रेग्नेंट महिलाओं में डायफ्राम काम नहीं करता। जो प्रेग्नेंट महिला हो जाए नहीं, जो गर्भवती हो जाए, बंगो डायफ्राम काम को निकले, बंगो डायफ्राम फिर बिल्कुल रुक जाए, तो ठीक होगा गुरुजी। जो डायफ्राम रुक गयो तो वह श्वास बाहर किया फेंकेगी, फिर तो महिला की मौत निश्चित है। जो टाबर अगर कोई गर्भवती महिला हुई तो बिंगे डायफ्राम काम ना करेगा तो वो श्वास तो छोड़ी कौन से कहेंगे, मतलब गर्भवती महिला की तो मौत फिक्स है। तो भगवान ने दिमाग लगाया भी ये जो गर्भवती महिला है इनके लिए कोई भगवान ने क्या कर दी, व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था कर दी, तो जो गर्भवती महिलाएं हुए नहीं वह श्वास क्यों ले, तो रिब्स सुन ले, रिब्स बोला पसलियां ने, बत्तो है ना, रिब्स, इस रिब्स से क्या लेती है भी, प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिला है वो इसी रिब्स से श्वास लेती है। अगर महिलाओं की पसली टूट गया तो पसली टूटते ही महिलाओं की, जो गर्भवती महिला उसकी मौत निश्चित है। तो ध्यान रखना आप कभी भी जो प्रेग्नेंट महिला यहाँ चलेगी, यहाँ क्यों चलेगी, क्योंकि बार बार ये जो रिब्स है नी, ये जो पूरी की पूरी रिब्स होती है, इसकी जो 11 और 12 नंबर दोनों तरफ से, 11 और 12 नंबर से जो पसली है नी, ये स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी होती। इसके जो 11 और 12 नंबर वाली जो पसली है नी, ये फैलने की जगह दे दे, तो प्रेग्नेंट महिला यहाँ चलेगी। यहाँ क्यों चलेगी, चलने का कारण क्या, क्योंकि बार बार रिब्स फुल है, जिसके कारण बंगे यहाँ कमर में अटकर के चाल जाए भी, दर्द चाल जाए, ये चाल जाए दर्द, जिसके कारण उनको चलने में लास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बात समझ में आई।
आजकल भारत के अंदर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हो जाती है, तो आजकल तो ये सोचे कि प्रेग्नेंट हो गई कि पूरा अखंड भारत जीत लियो भी, ये सब आजकल महिला को तो नहीं दिनों दिन की तो जाओ भी प्रेग्नेंट होती मैं यहाँ पड़ी रहेगी मांचा फ्रिंग की तरह बाईसा की तरह, मैं तो खाने वास्ते मैं तो ल्यारी कौन दे कितो ही ख्वाई रे ले खा खा, लेकिन कोई मतलब को नहीं, वैसे आपके ध्यान में रहे कोई मतलब को नहीं। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उस महिलाओं को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उन महिलाओं को काम करते रहना चाहिए थोड़ा मोटा शुरुआत के दिनों में काम में मतलब यह नहीं कि पहाड़ पट्टन लाग जो भी, थोड़ा मोटा काम करता रहना चाहिए, योग व्यायाम थोड़ा थोड़ा ना करते रहना चाहिए, जिसके कारण ये जो अंदर बच्चा होता है ना पेट में, अभी एक बार आप काम करोगे जो पेट में जो बच्चा है इसको चोट लगेगी, एक बार चोट लगेगी तो बच्चे के दर्द होगा तो माँ को भी दर्द होगा, तो धीरे धीरे के अभी वो बच्चों एडजस्ट कर लेगा, माँ तो जिद्दी आ तो काम करेगी, तो वो टाबर के भी चोटने के धीरे धीरे सियाणो सीख जाएगा धीरे धीरे। अब बंग जब वो बच्चों हो जाएगा नहीं तो वो बच्चों बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। बात समझे, पुराने टाइम में महिला ना लास्ट तक जिया मान लो सुबह बच्चों होना है तो वह शाम की भी रोटी बना दिया करती थी, लेकिन आज की महिला पतों को नहीं के हो आगे जो पड़ी रहेगी, बाद में के मारे टाबर बीमार है एकदम चुप खरगोशियों सो, अरे खरगोशी होना ही है जब टाइम वो पेट में अभी टाइम तो थे मैंने खान पियान नहीं ना दर्द सहनो तो सिखायो को नहीं, बाहर आती हो बोंदड़ी जाए और जके को एकदम जो महिला प्रेग्नेंट के टाइम में खूब काम करे ना टॉपर इतना शरारती होगा कहनो ही के भी तहलका मचा के रख देगा भी, ठीक है वह जामता ही बानी दूध जामता ही वह छोटा सा रहेगा 2-4 साल का बहुत बड़ा प्लेट रहे कदी न कपड़ा फाड़ देगा सिर फोड़ देगा कभी चाल जाएगा गिर जाएगा, बनते बोतल में दूध गाल के दोगे भैया पीनता रहोगे, अब देखेगा मम्मी गई परने फेंकेगी बोतल और कद नीचे गिर जाएगा दूध पे, है ना। बच्चों को जब दूध पिलाते हैं तो बच्चों का पेट दर्द करता है, छोटे बच्चा नहीं पेट दर्द करे दूध पिलाना, क्यों दर्द करे, क्योंकि पेट के अंदर रेनिन है, रेनिन बहुत ज्यादा कम मात्रा में बना, लेकिन आपका दूध बहुत ज्यादा पिलादा तो प्रॉपर रेनिन के प्रॉपर बिना दही में बना कौन के जिसके कारण छोटे बच्चा में अभी पेट में दर्द उठ जाए, बात समझ आई। तो आपा भी बच्चे ने कहा बाबू बेचारे को पेट दुख है, आपा भी नहीं खिलावा ओलो बाबू बाबू, बच्चों का यार मुक्को मारा छोटा वो और रोई, फिर भी माँ उठा के भी नहीं ओहो, फिर वो चुप हो जाए, बात समझ में आई। तो छोटा बच्चा नहीं मांगो पेट दुखने के कारण में रोए, आप पानिया लगे कि यही रोए भी, बात समझ। अब थारो पेट दुखा थाने को यहाँ बाबू मारो अगला का मुंह पर नहीं, तो बात समझ आई। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती है, वो श्वास किससे लेती है, तो रिब्स यानी पसलियां श्वास लेवे, डायफ्राम से श्वास नहीं ले सकती। अगर गर्भवती महिला का रिब्स टूट गई, पसली टूट गई, तो उनकी मौत निश्चित है भी। किसी को कोई दिक्कत समझ आ रहा है, बिल्कुल भाई। तो ये डायफ्राम वगैरह का काम रहता है। डायफ्राम है ना, कई बार आप पशु वगैरह के मारदा नहीं, पशु को या नहीं अपने घर ले लट रोज रोज मेरे घरे आ जाए हैं एकदम पूरा, फिर गांव में 10 लोग और बताओ मां मारी पशु को बटी सिद्धो कर दियो, अरे बावड़ा आदमी तब मारी कठे बिंगा डायफ्राम पर मार दी, डायफ्राम पर मारती बेचारे के दर्द होए है ना। तो देखो भी अगर की पशु बेचारा अनबोल है भांगे भी दर्द होए, अगर पशुआंगे थे मारो नहीं तो फिर भविष्य में थाने इंगो के उठाना पड़े भी, बहुत तकड़ो नुकसान भी उठाना पड़े, है ना। क्योंकि जानवर है कि बुढ़ापे में कोई छोरी बाज जाए या फिर कैंसर हो जाए या फिर कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, बीमार हो जाए, है ना। वो कहते हैं ना, दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो, है ना। तो दगा किसी का सगा नहीं होता, जैसा आप करोगे भगवान का ना एक सिद्धांत है, आप अगर कोई काम करोगे, मान लो कोई भलाई करोगे ना, तो भगवान उसकी 4 साल बाद में आपको फुल बहुत कुछ देगा, और अगर आप किसी की बुराई करोगे तो भगवान 4 साल बाद में उसका 10 गुना आपको बुराई देगा, ठीक है। तो बहुत सारे उदाहरण दे दिए, हो सकता है मैं ज्यादा बोल गया हूं भी, तो माफ करना। अब अपने आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। अब अपने एक चीज और देखते हैं भी देखो भाई, उसके बाद में अपने एलोवेली समझते हैं। अब मैंने एक आपको बताया था कि जब हम श्वास लिया, अब ये श्वास मेरे फेफड़े में ही जाना चाहिए, है ना। मैंने शुरुआत में बताया कि जो श्वास नली है और जो ग्रास नली है, यानी भोजन वाली नली और श्वास की नली है, वो यहां तक अकेली रहती है, यानी जो ग्रसनी है यहीं से ही श्वास जाता है और यहीं से ही भोजन जाता है। तो अब यहाँ पे तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि भोजन को तो कहाँ जाना चाहिए, अमाशय में जाना चाहिए, और श्वास को कहाँ जाना चाहिए भी, वो तो फेफड़े में जाना चाहिए, बिल्कुल। तो फेफड़े जो श्वास है इसको फेफड़े में भेजने का काम
और जो भोजन है इसको अमाशयम यानी फूड नली में भेजने का काम कौन करता है उसको अपने देखते हैं। तो शुरुआत में ये ग्रसनी है, यहीं से क्या आएगी, वायु आएगी, और यहीं से क्या आएगा अभी, फूड आएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये वाली तो आ गई फूड पाइप यानी भोजन नली वाली, और ये वाली आ गई कौन सी, फेफड़े की पाइप। तो जब ये यहां तक आते हैं ना जहां ये मिलते हैं, ये देखो यहाँ पे, यहां से दोनों क्या हो जाते हैं, अलग। तो इसी स्थान पे क्या लगा होता है भी, एक एपिग्लोटिस लगा होता है। एक एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है, एक वॉल्व होता है, जो क्या करता है, श्वास को श्वास की नली भेज देता है। श्वास इधर से, श्वास चल उधर, चल उधर चल, और उधर से अगर जो कोई भोजन आ रहे तो भोजन को कहेगा चल चल भोजन की। अब वो इशारे से थोड़ी समझाएगा, अरे वो अगर भोजन आ रहा है तो वो इस तरफ आ जाएगा, श्वास वाले मार्ग पे आ जाए, ये जो श्वास नली इसके मुंह पे आ जाएगा। अगर उधर से श्वास आ रहा है तो किसके मुंह पे आ जाएगा भी, तो याद रखना भी ये किसके मुंह पे आ जाएगा भी, फूड वाली नली पे। तो ये एपिग्लोटिस नामक जो वॉल्व होता है, ये भोजन ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ग्रस नली में पाया जाता है, जो भोजन को ग्रासनी में पाया जाता है, जो भोजन को भोजन के रास्ते भेजता है और श्वास को श्वास के रास्ते भेजता है। कई बार क्या आप जब अपने खाना खाते हैं ना तो अपने हिचकियां आती, हिचकी क्यों आती है, कभी ये सोचा आपने? हिचकी के भी कई कारण है। देखो जैसे मैं मतलब खाना खा रहा हूं तो हिचकी क्यों आती है, एक पे थोड़ा सा एक यहां से समझना, जो एपिग्लोटिस है ना इसको नियंत्रण करने का काम ब्रेन करता है। पूरे शरीर को जो कंट्रोल करता है वो ब्रेन ही करता है। अब ब्रेन पढ़ेंगे उस समय बताएंगे कि ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है, इस सब चीजों को पढ़ेंगे भी, ठीक है। लेकिन एपिग्लोटिस को कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन करता है। ब्रेन ही बोलता है भोजन आ रहा है इसको भोजन के रास्ते भेज, ए भाई वायु आ रहा है इसको वायु के यानी श्वास आने लग रही है श्वास के रास्ते भेज दे। बात समझ आई? बिल्कुल सर समझ आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे हिचकी क्यों आती है। हिचकी अपन ई वास्ता है कि आप जब टाइम खानो खावानी बी टाइम में आप यहाँ खानो खाते रहो तो खानो खाओ अपना दिमाग रिलैक्स है, तो रिलैक्स दिमाग है ना, तो एपिग्लोटिस ने आप ही आज्ञा दे बो कर दिमाग मेंडुला हो ना, मेंडुला इली साइड में मेंडुला मेंडुला अब्लंगाटा, वो पूरे शरीर के अंदर जो चीज अपने हाथ में कोनी वहां पर कोई राज करे अभी। तो अपने खाना खाया, दिमाग रिलैक्स है, इधर से भोजन देखो, जिस समय आप कोई चीज गिटोगे ना तो नाक बंद हो जाएगा यानी श्वास बंद हो जाएगा, और श्वास लोगे उस समय भोजन बंद हो जाएगा। बात समझ आई? तो आप देखो श्वास में कोई चीज खाई, अब जी गिटोगा नहीं तो एपिग्लोटिस के ओ हो भोजन आ रहा है, दिमाग को तुरंत आज्ञा दे देगा अरे भोजन आ रहा है इसको इधर भेज। एपिग्लोटिस खुद काम कभी नहीं करता, बस उसके दिमाग पे काम करता है। श्वास आ रहा है अरे इसको श्वास आ गया इसको श्वास के रास्ते भेज, दोनों काम कर रहे हैं ना। बात समझे? लेकिन कई बार क्या है, दिमाग होता है, दिमाग को बहुत तकड़ो बिजी हो जाए, दिमाग की यादा में खो जाए भी। आप ऊपर रोटी खाते रहो, खानो खाते टाइम में दिमाग के फुल एकदम की याद में खो जाए, वाह कितनी बढ़िया ही क्या उसकी आंखें हैं, है ना, एकदम सॉरी थोड़ा सा काम चलना है सही। अब आप खानो खावा तो खानो खाते वक्त खानो खा लेंगे सग अपना दिमाग एकदम यहाँ सोचन लाग रही है कि याद में भी वाह कितनी सोनी कितनी बिंगी सोनी आंखें आई, और ऊपरों यहाँ पर फोन देखने लग जाए तो दिमाग तो बिजी हो गया एकदम। अब इधर से अपने साथ में गिटेंगे से, उस समय एपिग्लोटिस दिमाग को कहेगा भाई बता ये जो आ रहा है ये भोजन है या फिर वायु है, लेकिन दिमाग तो याद में खोया हुआ है, एकदम पूरी तरह खतरनाक याद में खोया है। फिर उसको एपिग्लोटिस 4 से 5 बार आवाज मारेगा भाई बताएगा क्या ये जो ये आ रहा है ये भोजन है या फिर वायु है, लेकिन नहीं बताएगा तो ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, भोजन के मुंह के आगे आके खर्च, भोजन आवे नहीं भोजन के इस फूड नली के आगे आगे ऋण बंद कर देगा, और जो भोजन है नहीं वो सीधो सीधो की में चल जाए भी, तो ये श्वास नली में चला जाए। जैसे ही श्वास नली में भोजन जाता है और फेफड़ो एकदम बटर रेडी रहे, फेफड़ो का मिस्टेक ये इधर किधर आ रहा है, ये तो श्वास नली का रास्ता है और इस रास्ते से भोजन मिस्टेक। अब क्या करेगा वो फेफड़ो मारेगा लफेड़ एकदम लात मारेगा तो अपन ये बेटा हिचकी आवेगी है ना, तो बार बार हिचकी आवेगी। अब देखो अभी भी है कि हाँ और कोई जोर मार डायफ्राम ने और लात मार, अब डायफ्राम जितनी जोरों लात मारेगा भी तो जोरों मारेगा फिर अपन हिचके, फिर आप के पीला पानी पीते क्या हो जाए भी वो वापस एकदम सेट हो, 2-1 मिनट तक रहे एकदम बाद में सेट हो जाए। कई बार क्या आप और तकड़ी याद में खोजा, क्या खोजा, खानो खान लग रहे हैं सगे आप कोई फोन में या तो रील चालन लग रही है या फिर की याद में तकड़ा खो गया। यहाँ एपिग्लोटिस कहो भाई आज्ञा दे ये भोजन आ रहा है या फिर वायु आ रही है, अपना दिमाग आज्ञा नहीं दे रहा तो वो भोजन सीधा सीधा कहां तक चला जाता है, सीधा फेफड़े में चला जाता है।
फेफड़े में चला जाता है तो फिर फेफड़ा लात मारने लगता है। तो लात जितनी जोर लात मारते रहोगे अपने नाका मुंह कान मुंह क्या जब भोजन यहाँ करके यहाँ करके करा नहीं आता, तो वो क्यों आता है? वो एपिग्लोटिस के कारण आता है। जब खाना खाते वक्त जब अपना दिमाग क्या होता है भी बिजी रहता है, उस समय क्या होता है भी, उस समय दिमाग इस एपिग्लोटिस को आज्ञा नहीं दे पाता, तो ये एपिग्लोटिस क्या है, रास्ता एक्सचेंज कर देता है। वायु को वायु के रास्ते नहीं भेजता है, वायु को फिर भोजन के रास्ते भेज देता है, भोजन को, उसके कारण अपने को हिचकी आती है। तब अपने क्या कहते हैं, हिचकी आती है, कोई याद कर रहा है। अब बिना समझान आवे हिचकी आवे तो तने कोई याद को नहीं करे, तेरे मुंह इसो है तो तने याद कर, कौन याद करी? हिचकी आती है तो अपने किसी को याद कर रहे होते हैं, तब अपने को हिचकी आती है। क्योंकि ब्रेन जब बिजी हो जाएगा तो क्या है भी अपने ढंग से भोजन वगैरह नहीं कर पाते। कई बार अपने बात करते हैं उस समय भी ये इस तरफ चला जाता है, तब भी अपने हिचकी वगैरह आने लग जाती है। अब कई बार गुरुजी मैं तो खाना खावा को नहीं बीटा हिचकी आने लग जाए, अरे उस समय अपनो थूक हुआ नहीं थूक, वो कई बार के श्वास अपने ग्रास नली में, फूड नली में ना जागे, वो किसी नली में चले जाए भी, एयर पाइप में चले जाए, जगह के कारण की हिचकी आने लग जाए। बात समझ आई? तो इनमें ना ही पानी और ना ही भोजन, अगर जाओगे तो लात मार के बाहर काटेगा, इनके कारण यापन क्या हो भी हिचकी आवे। बात समझ आई? तो हिचकी किसके कारण आती है? तो समझ गया भी, जब हम भोजन करते हैं तो अगर अपना दिमाग कहीं बिजी हुआ तो एपिग्लोटिस क्या होगा, भाई भोजन है या फिर वायु है, तो अगर दिमाग ना बताओगे तो वो एपिग्लोटिस न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो वो भोजन जी श्वास नली के अंदर प्रवेश करेगा, फेफड़ों को इतना इतने और हमारे को लात चला चला जगह कर हिचकी होगा, फिर आप पानी पीना हो क्यों हो। बात समझे? इसलिए अपने ऋषि मुनि कहते थे कि खाने खाते वक्त बात मत करो, आराम से खाना खाओ, ये अपनी साइंस थी भी, है ना? बात समझ आई? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी, ठीक है। अब अपने समझते हैं एलोवेली। क्या समझते हैं भी? एलोवेली। अब ये श्वास सीधा सीधा कहां पे आएगा? एलोवेली के अंदर आएगा। जैसे सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोकाई, ब्रोक्यूलस, एलोवेली। अब अपने देखते हैं कि एलोवेली से सांस आगे कैसे पहुंचता है। यहां श्वास आने के बाद, अब बहुत उदाहरण दे दिए, अब अपने समझते हैं एलोवेली वगैरह, ठीक है। समझो, ये जो एलोवेली होता है ना, एलोवेली, इसी को क्या कहा जाता है? तो वायु कोष्ठ कहा जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे आके क्या है भी रुक जाता है। अब यहां से ऑक्सीजन तो पूरे बॉडी को चाहिए भी, क्योंकि जहां जहां कोशिका रहेगी उसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत तो रहेगी। तो अब इस एलोवेली से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? तो ध्यान रखना, आरबीसी लेकर जाता है। अब ये आरबीसी क्या है? रक्त लेके जाता है। कौन लेके जाता है? ब्लड। याद रखना। अब ब्लड में भी कौन लेके जाता है वो भी देखते हैं। ब्लड में 3 कणिकाएं पाई जाती है। ब्लड में कितनी कणिकाएं? 3 कणिकाएं। पहली कौन सी भी? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 कणिकाएं पाई जाती है। तो अब देखते हैं इन तीनों में से यहां से ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा? तो देखो, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, इसका यही काम होता है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो ये तो ले जाने लाने का काम नहीं करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो बाहर से कोई बीमारी एंट्री मारती है तो उस बीमारी को मारने का काम कौन करता है भी? तो डब्ल्यूबीसी करता है। अब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, वायु, दवाई, पानी, उसको शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आरबीसी करता है। कौन करता है भी? आरबीसी। और एक्चुअल में आरबीसी नहीं करता। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड क्या होता है भी? लाल होता है। बात समझ आई? तो अब क्या करेगा हीमोग्लोबिन? यहां से फेफड़े से, इस वायु कोष्ठ से क्या ले लेगा भी? ऑक्सीजन ले लेगा और पूरे शरीर में बांट देगा। ले भी वायु आ गई, वायु पूरे शरीर में बांट देगा। और वहां से क्या उठा लाएगा? आते वक्त CO2 उठा के लाएगा और यहां ले आके फेंक देगा भी। कहां ले आके फेंक देगा? इस एलोवेली में ले आके फेंक देगा। बात समझ आई? तो वायु कोष्ठ से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य इतना ही है कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर लेके जाना, और बॉडी में कहां लेके जाना? सेल तक लेके जाना। सेल मतलब कोशिका तक पहुंचाना। सारी कोशिका के लिए फटाफट बांट दो। और पूरी कोशिका के अंदर कौन बैठा रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया बैठा रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भी? उस कोशिका को वायु को तोड़ देता है, ऑक्सीजन को तोड़ता है। तोड़ने के बाद में उसका क्या करता है अभी? तोड़ने के बाद में उसी ऑक्सीजन का क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है अभी? पावर मिलती है। बात समझ में आई? और वापस जब ये हीमोग्लोबिन यहाँ वापस आते वक्त क्या लेके आ जाता है अभी? तो CO2 को
आते वक्त वापस ले आता है। बात समझ आई? जैसे देखो मैंने श्वास लिया तो मेरे एलोवेलियम गई, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वायु को, ऑक्सीजन को उठाएगा और पूरे शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर बांट देगा, और वहां से आता हुआ क्या लेके आएगा, CO2 लेके आके, और वापस कहां छोड़ देगा, एलोवेलियम में छोड़ देगा। अब यहां लाके छोड़ देगा तो वापस नहीं जाएगा, यहीं खड़ा रहेगा, देखता रहेगा अभी, हाँ इसको फेंक बार अपने, अब क्या फेंक दी, CO2 बाहर फेंक दी। अब जैसे ऑक्सीजन आ गया, अब यहां से ऑक्सीजन चकेगा पूरे शरीर में, कोशिका पकड़ो 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 पकड़ो, कहेंगे भाई मेरे को वापस दे दो, ऑक्सीजन वापस दे, CO2 वापस दे दो, पूरे के अंदर ऑक्सीजन बांटेगा और CO2 को वापस लाके यहाँ फेंक देगा, ऑक्सीजन उठाएगा, बांटेगा, CO2 को यहाँ लाके फेंक देगा। बात समझ आई? तो पूरे दिन का काम ये, इसकी क्या रहती है, प्रोसेसिंग रहती है पूरे जीवन में भी। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाना और CO2 को वापस एलोवेली के अंदर छोड़ना भी। किसी को कोई दिक्कत? अब जब हमारे, अब एक बात ध्यान रखना भी, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, इसका काम तो है भी ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में लेके जाना। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की घरवाली है, याद रखना, हीमोग्लोबिन की घरवाली है ऑक्सीजन। घरवाली का मतलब है हीमोग्लोबिन का काम है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाना और वापस CO2 को लेके आना, कहां तक भी, फेफड़े तक, एलोवेली तक। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन इसकी एक बाहर वाली भी है भी, इसकी एक, ये इसका जो सच्चा प्यार है वो ये किससे करता है भी, तो CO से करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ये क्या करता है भी, सच्चे वाला प्यार करता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहां मिलता है, तो ये धुआं आता है ना, धुआं, इस धुएं के अंदर, आग का धुआं, मोमबत्ती का धुआं, कोयले का धुआं, इससे क्या मिल जाता है, तो CO मिल जाता है। बात समझ में आई? जैसे ही आप किसी धुएं वाले क्षेत्र में गए ना, तो आप ऐसे करोगे ना, अब आप धुएं वाले क्षेत्र में गए तो आपके अंदर क्या चला गया, धुआं भी चला गया, CO भी चला गया, साथ में O2 भी चला गया। जैसे ही CO अंदर गया, ये एकदम एक्टिव हो जाएगा, ऑक्सीजन के, मेरे को उठाना, मेरे को लेके जा शरीर में, हीमोग्लोबिन रोज रोज करने चल, ये आएगा, ओहो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, ये CO को उठाएगा और पूरे बॉडी में के गले, माइट्रोकांड्रिया ले, इसकी तू ग्लूकोज बना, तेरे को पावर मिलेगी। माइट्रोकांड्रिया का, भाई क्या लेके आया तू, ऑक्सीजन ला, कहता भाई साहब मेरा महबूब है, अब ऑक्सीजन को एक बार भूल जाओ, जब तक आप धुएं में रहोगे उतना ये भाग के जाएगा, धुएं को उठाएगा और पूरे शरीर में भर देगा। आप 10 से 15 मिनट तक अगर धुएं में रहे तो क्या हो जाएगा अभी, पूरे शरीर में धुआं भर देगा, जिससे आपको धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी आएगी, क्योंकि माइट्रोकांड्रिया ग्लूकोज बनाना बंद कर देगा और धीरे धीरे आपको चक्कर आएगा और इस प्रकार से आप गिर जाओगे। बात समझ में आई? इसीलिए ध्यान रखा करो भी, जब भी आप रात में सोते हो, चिमनी वगैरह जला के सोते हो तो गेट वगैरह खुला रखा करो, ताकि वो वायु के संपर्क में रहे भी। ठीक है? कई बार कई बंदा हुआ जो को सुबह सुबह बाल्टी भर के ले जाए नहान घर में, फिर एकदम गेट बंद कर ले, नहान लगा, चारों तरफ धुआं कर ले, है ना। एक बार पीछे का केस था भी, कोई बंदा नहा रहा था, मैं नाम तो नहीं ले रहा, तो एकदम बाथरूम बंद करके गीजर एकदम धुआं कर दियो भी। अब धुआं कर दियो तो वो फिर बाथरूम में बेहोश हो गया, गेट खड़काए, शरीर काम करना बंद कर दियो। तो ध्यान रखा करो भी, चिमनी वगैरह या रात में कोई अंगीठी वगैरह जला के ना सोया करो भी, इन कमरे में बाहर रख दिया करो। नहीं तो अगर जो अंगीठी या फिर वो दियो वगैरह जगा के सो गया, नहीं तो रात में शरीर में के भर देगा धुआं। हाँ जला के सो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेट वगैरह खुलो रखे करो भी। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? तो पर्सन कहेगा कि हीमोग्लोबिन कौन सी गैस से ज्यादा अट्रैक्टिव होता है या कौन सी गैस से ज्यादा प्रभावित होता है, तो CO से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है भी। सबसे ज्यादा किससे सच्चे वाला प्रेम करता है भी? CO को प्रेम करता है। किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान रखना, ये जो एलोवेली है ना, ये जो एलोवेली है, इसके अंदर कई बार क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छिद्र। इसी को ही TB की बीमारी कहा जाता है। इस एलोवेली है ना, इसी के अंदर छिद्र हो जाते हैं। कोरोना वगैरह इसी के अंदर आके भर जाते थे, जिससे श्वास लेने में क्या होती थी भी, मतलब तकलीफ होती थी और व्यक्ति की मौत आ जाती थी। कई बार इसके अंदर क्या है भी, बलगम वगैरह भर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो बलगम वगैरह भर जाता है ना, तो उसके कारण एक दमा वगैरह हो जाता है, तो वो इसी के कारण होता है। और जो छोटे बच्चे और जो बूढ़े होते हैं ना, तो ये जो एलोवेली होती है ना, इसके अंदर पानी भर जाता है, पानी के कारण उनको निमोनिया रोग हो जाता है, अमोनिया रोग हो जाता है, जिसके कारण भी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है? TB के अंदर क्या होता है, इसके अंदर छिद्र हो जाते हैं, है ना। इसलिए जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना।
एक चीज और ध्यान रखना भी, जैसे मैंने श्वास ली है, श्वास सबसे नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोकाई, ब्रोक्यूलेस, एलोवेली, एलोवेली से आगे ब्लड, ब्लड लेके कहां चला गया, सेल, सेल में माइट्रोकांड्रिया। अब माइट्रोकांड्रिया ने इसको तोड़ के क्या बना दिया, भी ग्लूकोज बना दिया। अब इसको तोड़ दिया, इसको अंदर ही पचा दिया। उस जो शोषण होता है ना, ये दो प्रकार से होता है, एक तो अतः शोषण, एक तो अंदर हो जाता है और एक बाहर। तो जो अंतः शोषण होता है वो कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर होता है। कोशिका क्या करती है, ये जो वायु जाती है इसको तोड़ के अंदर ही पचा लेती है, इसको बोलते हैं अंतः शोषण। क्या बोलते हैं भी, अतः शोषण। ठीक है, अतः शोषण। और जब ये फेफड़े क्या करते हैं, ये बाह्य शोषण करते हैं, यानी ये बाहर फेंक देते हैं और बाहर से CO2 को बाहर फेंक देते हैं और O2 को अंदर ले आते हैं। बात समझ में आई। तो जो कोशिका होती है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, पकड़ के तोड़ के ग्लूकोज बना देती है। इस क्रिया को बोलते हैं अतः शोषण। ठीक है, और जो फेफड़े होते हैं ये बाहर फेंक देते हैं और CO2 को, इसको क्या बोलते हैं भी, बाह्य शोषण क्रिया। किसी को कोई दिक्कत, तो शोषण क्रिया दो प्रकार से होती है, एक तो अंतः शोषण क्रिया, एक बाह्य शोषण क्रिया। अंतः शोषण क्रिया कोशिका के अंदर होती है और बाह्य शोषण क्रिया फेफड़े के अंदर होती है। ठीक है, अब अपने एक चीज और ध्यान में देखते हैं भी। अब टाइडल वैल्यू क्या होता है, टाइडल वैल्यू, टाइडल वैल्यू क्या होता है, अभी हम एक बार में कितना श्वास लेते हैं। जैसे देखो अभी मैंने एक बार में कितना श्वास लिया है, तो जो आधे लीटर की जो खाली बोतल होती है ना, आधे लीटर की, उसमें जितनी वायु रहती है ना, उतनी हम एक बार में क्या लेते हैं भी, श्वास लेते हैं। खाली बोतल होती है ना आधे लीटर की, उसके अंदर जितनी वायु रहती है नॉर्मल में, उतनी श्वास हम एक बार में लेते हैं। जैसे देखो अब ये मेरे अंदर कितने की गई हुई, तो ये 500 ml, आधा लीटर 100 पूरा होगा, 100 लीटर 100 ml होगा, और आधा लीटर कितना होगा, 500 ml, 1000 ml, और आधा लीटर कितना होगा भी, 500 ml। तो एक बार में हमारे अंदर कितनी श्वास जाती है, तो 500 ml। अब दूसरा क्या बचा, टाइडल लंग्स कैपेसिटी, यानी एक बार में अधिक ये फेफड़े कितना श्वास ले सकते हैं। जैसे देखो अब ये श्वास मेरे अंदर कितना चला गया, तो 600 ml, कितना चला गया अभी, 600 ml। किसी को कोई दिक्कत। अब देखना भी, कई बार गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ों पे चढ़ाई करता है, किस पर भी, पर्वत पे चढ़ाई करता है, उस समय वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है, क्योंकि अपने पर्वतों के ऊपर क्या है भी, ऑक्सीजन की कमी रहती है। ठीक है, तो वो CO2 के साथ में क्या मिला लेता है, N2 मिला लेता है भी। CO2 के साथ क्या मिला लेता है भी, N2 मिला लेता है, जिसके कारण क्या होता है भी, ऑक्सीजन हल्की हो जाती है, जिससे उसे श्वास लेने में क्या है भी, कोई तकलीफ नहीं आती। एक प्रश्न पूछता है कि जब तैराकी होते हैं, वो जब समुद्र में जाते हैं, तो वो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, उस गैस सिलेंडर के साथ में ऑक्सीजन के साथ क्या लेके जाते हैं, तब भी वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेके जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत। अब एक प्रश्न पूछते हैं कि समुद्र में जो तैराक होते हैं, वो जब 300 से अधिक गहराई में जाते हैं, 300, 400, 500, यानी 300 से जब वो अधिक गहराई में जाएंगे, तो वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को लेके, हाइड्रोजन को लेके जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है क्या। तो ये जो नाइट्रोजन होती है, ये गैस को क्या करता है भी, हल्का रखने में मदद करता है। तो ये था अपना भी श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र इज कंप्लीट। यहां से कोई भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा भी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगला जो टॉपिक होगा, वो पाचन तंत्र को कंप्लीट कर देंगे एक ही पार्ट में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।